विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की सबसे ज्यादा 16 सीटों पर वोटिंग चल रही है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लग रही हैं। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 84 कंपनियां तैनात की गई है। कोरोना गाइडलाइन की भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, नियमों का, गाइडलाइंस का। ग्वालियर जिले में की 3 जो विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था यहां पर देखने को मिली है। वहीं कोविड-19 गाइडलाइन के तहत मतदान केंद्र पर आने वाले हर मतदाता का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइज किए जा रहे हैं। साथ ही मतदान केंद्र पर मास्क और ग्लव्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि मतदान एक संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा हर किसी को मतदान करना चाहिए। हालांकि मतदाता इस बात से भी नाराज दिखे कि जनप्रतिनिधियों को उन्होंने 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, उनके लिए 2 साल बाद ही मतदान करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता ने मतदान केंद्र के हालातों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 28 विधानसभा पे उपचुनाव को लेकर आज मतदान है और ये देख सकते हैं कि ठीक मतदान अब शुरू हो चुका है। और ये हम यहाँ पर एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं जो कि समुदाय भवन विवेक विहार वार्ड क्रमांक 58 है। यहाँ पर मतदाता धीरे धीरे आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं ताकि जो मतदाता आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मतदाता हैं वो आए, उनको हैंड वॉश कराया जा रहा है, सैनिटाइजर कराया जा रहा है उनको। और ये देखा जा रहा है कि उनका कहीं टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है। और देखिए 2 मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो आ चुके हैं और मतदान करने के लिए हम उनसे ही बात करेंगे। आपको यहाँ से क्या क्या सुविधा दी गई है? अभी एक तो सैनिटाइज किए थे अभी हाथ, और ग्लव्स, हैंड ग्लव्स दिए। हाँ। अच्छा, आप बताएं कि जो अचानक 5 साल बाद मतदान होना चाहिए था, वो अचानक मतदान बीच में हो रहा है, तो क्या मानते हैं इस बार? नहीं, ये राजनीतिक है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम मतदान करते हैं, कितना व्यय होता है इसमें, करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और चूंकि 5 साल के लिए हमने चुना, 5 साल में ही उनको आना चाहिए था। मेरे पास हैंड सैनिटाइजर है और ये मेरा थर्मल स्किन है और मास्क है और हैंड ग्लव्स भी है। अच्छा, ये मतदाता को दे रहे हैं? हाँ, ये मतदाता को दे रहे हैं। पहले हैंड सैनिटाइज कराते हैं, इसके बाद हम थर्मल स्किन करते हैं। और मास्क भी, जो मास्क नहीं लगा के आता उसको मास्क देते हैं। और बिल्कुल जी, आप देखिए कि जो मतदाता है वो गोलों में खड़े हुए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, जो कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जिस तरह से जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए थे उसके तहत मतदाता खड़े हुए हैं। अपने हाथ में पहचान पत्र भी है उनके और ये तैयार हैं बिल्कुल मतदान करने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो और अपना बारी देख रहे हैं, पर्ची देख रहे हैं, इनको पर्ची दी जा रही है। ये यहाँ पर देखिए जो मतदान कर्मी हैं वो बाकायदा इनको चेक कर रहे हैं और हैंड ग्लव्स पहने, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हैंड ग्लव्स वो पहने हुए हैं और उनको जो हैंड ग्लव्स दिया है। तो ये हमारे साथ भी मौजूद हैं और भी लोग हैं मौजूद, तो इनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी है अंदर आपके यहाँ, क्या है? नहीं सर, प्रॉपर वे में ही पूरी तैयारी है। सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था की गई है, मास्क वगैरह सब सरकार की तरफ से, हर चीज स्क्रीनिंग वगैरह भी अच्छी हो रही है। पहला मतदाता स्वराज एक्सप्रेस पर दिखाई दे रहा है कि पहला मतदाता यहाँ से जा रहे हैं और ये जाकर आज पहला वोट जो कि ग्वालियर में डाला जा रहा है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र में एक महिला मतदाता है, वो गई हैं, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से मतदान करना है। हालांकि वो कई बार मतदान कर चुके हैं और ये मतदान उन्होंने पहुंच गई हैं, मतदान किया है उन्होंने। और वो थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि क्या है स्थिति है और किसको वोट गया है, उसको बाद उनको पता लग जाता है, एक स्लिप निकल कर आती है, इससे सुनिश्चित हो जाती है और उनको ये मालूम पड़ जाता है कि उन्होंने वोट किया है। देखिए, स्वराज एक्सप्रेस पर पहला मतदाता ग्वालियर का उंगली पर निशान है, इन्होंने आज अपने मत का प्रयोग किया है। कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, मतदान करके बहुत अच्छा लगा। आप सुबह मतदान करने आ गए एकदम इतनी जल्दी? ऐसा माना जा रहा था कि चूंकि लेट निकल। नहीं, हमने एक तो भीड़ कम रहेगी और कोरोना की वजह से थोड़ा वैसे यहाँ पर सुरक्षा का काफी इंतजाम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।
और आपको बता दें कि लगातार जो वोटर हैं वो अपने मत का अधिकार करने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ। 28 विधानसभा में उपचुनाव है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व विधायक बीजेपी के शंकर लाल तिवारी जी। सर, आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकाबला लगभग दिलचस्प है और कहा जा रहा है कि आम चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प है ये उपचुनाव। और ऐसे में फिरोज जी, कितनी उम्मीद कांग्रेस लगाकर बैठी है? देखिए, जनता का जो अभी भी जैसे आपके पैकेज में सुनाई दे रहा था, कुछ मतदाता कह रहे थे कि जिनको हमने 5 साल के लिए चुना था उनके लिए हमें 2 साल बाद फिर वोट देने आना पड़ रहा है। लोगों में इसी बात की नाराजगी है कि जब हमने आपको 5 साल का वोट दिया था तो आपने क्यों हमारा मत फेंक दिया, क्यों हमारे मत को पानी में डाल दिया और दोबारा फिर आप वोट मांगने आ गए और दल बदल के आ गए वोट मांगने। जो बिकाऊ हैं, गद्दार हैं, ये तो मुद्दे हैं ही अपनी जगह, लेकिन मुद्दा ये है कि आज इस कोरोना में ये करोड़ों रुपया जो खर्चा हो रहा है, ये जनता का पैसा है। कोरोना में लोगों को फिर से एक अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये वही लोग हैं जो आज खड़े जो चुनाव में और कह रहे हैं कि अब हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे, अब आप हमको दोबारा वोट दे दो। तो जनता इस बात का हिसाब इन्हीं लोगों से लेगी और इन लोगों से जब हिसाब लेगी तो वो अपने विपक्षी दल यानी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। ये पहला मुद्दा है जनता का। उनका लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये सही है। और लोग जब इस बात को खुल के कह रहे हैं तो इस बात में और लोगों को बधाई कि वो इस बात को समझ रहे हैं और आपको आने वाली 10 तारीख को इसका परिणाम देखने मिलेगा। बिल्कुल तिवारी जी। जी में उसकी चर्चा शुरू की। मैं उनको भी आदाब कहता हूँ, आपको नमस्कार कहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आपने उसको सुना नहीं ठीक से। सिद्दीकी जी, उसने जब हमारे कैमरे ने या जाकर के हमारे चैनल में उनसे बात की तो राज ने, तो उन्होंने कहा ये तो राजनीतिक मामला। फर्स्ट कमेंट इज दिस, FIR इज दिस। मैंने वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और कुरेदने के बाद उन्होंने जरूर आपको तसल्ली देने के लिए ये कहा है। तो नॉर्मली ये आदमी सब कहेगा, सूरदास भी, इन चुनावों में कहीं न कहीं खर्चा हो रहा है, कहीं न कहीं एक नया अनावश्यक का जन आंदोलन आया है। और ये कहना ये भाजपा के कारण आया है, मैं सोचता हूँ ये मुंह चुराने वाली, मुंह छुपाने वाली बात है। ये कमलनाथ जी के कांग्रेस की सरकार के कृत्यों कर्मों के कारण आया है। विधायक असंतोष, विधायकों से मिलना नहीं, विधायकों से बात करना नहीं, विधायकों के क्षेत्र में 2 पैसे का काम होना नहीं। और इस सब के बावजूद जब 6-6 महीने, साल भर, 1.5 साल ये स्थिति बन गई, 15 महीने तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ वल्लभ भवन में बैठेंगे, वहां भी मिलेंगे तो अधिकारियों से क्षेत्र के विधायक को कहेंगे मेरे पास इतने टाइम थोड़ी है तुम्हारे लिए बात करने का। इन सब कारणों के कारण और यह परिस्थिति पैदा हुई। अगर आप अपनी पार्टी को संभाल के रखते, अपने विधायकों को आपने टिकट दी थी तो क्या बाजार से, सड़क से लेके आते हैं और टिकट दे देते हैं, चौराहे से लाके टिकट देते हैं। जितने विधायक गए हैं जो ज्योतिरादित्य जी के साथ गए हैं वो कांग्रेस से असंतुष्ट से, दुखी से, पीड़ित थे, तिरस्कृत थे और इसलिए उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। कोई खिलवाड़ में चुना हुआ विधायक एक पार्षद इस्तीफा नहीं देता। चुना हुआ विधायक कोई मजाक में इस्तीफा देगा अपने शौक स्थान के लिए? ऐसा नहीं था। वो जान रहा था कि 5 साल बाद में इस क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। और इन कारणों से यह चुनाव सामने आया है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ये समझती है। हेलो जी तिवारी जी, दर्शक सुन रहे हैं आपको। लोकतंत्र में जनता ये समझती है कि यदि मजबूत सरकार होगी और काम करने वाली सरकार होगी तो हमारा भला होगा। और यदि सिर्फ इतना रोने वाली सरकार होगी, खजाना खाली है। शिवराज जी ने आते ही कहां से भैया ये खजाना शुरू कर दिया
कि किसानों के बीमा का पैसा जो आपको जमा करना चाहिए था वो आपने जमा नहीं किया राज्य का अंश, और उसके कारण किसान आज नहीं तो तिवारी जी 15 महीने का आप हिसाब अपने 15 साल की जगह 15 महीने का हिसाब कैसे ले सकते हैं? ऐसे कैसे तुलना कर सकते हैं? और क्या और जो प्रत्याशी थे क्या 15 महीने महज थे किसी सरकार को भांपने के लिए? मैं सोचता हूं कि सरकार को भांपने के और कांग्रेस तो आप उसके शुरू के 6 महीने बहुत होते हैं जी, लेकिन आप जिस तरीके से तिवारी जी कह रहे हैं कि वो पार्टी बदल कर आ गए हैं, पार्टी कांग्रेस तो कह रही है आ गए नहीं, खींचा गया है, तोड़ा गया है, खरीदा गया है। उनको कहना चाहिए विपक्ष में है, विरोध में है, खींचा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया। यही मैं भी कह रहा हूँ कि वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने ही नेता की कमियों को छुपाने के लिए वो कहीं न कहीं अपने डायलॉग्स को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं और कुछ तो भी बोल रहे हैं। ठीक है, सुरेश सिद्दीकी जी, जैसा कि आपके जनप्रतिनिधि थे, कोई बच्चे तो थे नहीं कि लॉलीपॉप थमा दियो वो चले गए। आखिर चले कैसे गए? अगर जब कोई कमी नहीं थी और कमी थी तो उसे पूरा समय रहते क्यों नहीं किया गया? देखिए, चले गए थे, वो जो उनकी तकलीफें थी तो वो यहाँ इस्तीफा देते। बेंगलोर क्या करने गए थे? फिर भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान में मंत्री है भूपेंद्र सिंह, ये इस्तीफे लेके क्यों चले आ रहे थे वहां से, बेंगलोर से? सवाल ये है, जब स्पीकर के सामने जाते आप, वोट अपना इस्तीफा देते, आप मीडिया के समक्ष आके अपनी बात कहते, वो बेंगलोर में बैठ के मीडिया से बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रभात झा जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि बेचारों ने साइकिल से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जनसंघ के जमाने से, और उनका टिकट काट के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दे दिया? वजह क्या वजह थी भारतीय जनता पार्टी में? आपका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद नहीं, आप तो कहते थे ना कि हम तो कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ पहले जो है बूथ का कार्यकर्ता होता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो अब क्या वो कैडर बेस्ड पार्टी ध्वस्त हो गई? ये मान लिया जाए कि ध्वस्त हो गया आज कैडर भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इन लोगों ने दिया इस्तीफा, दिया तो ये इनके यहाँ क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? और राहुल लोधी तो बोल के गया था आप मीडिया के सामने कि 50 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी मुझे खरीद रही है। फिर क्यों ले लिया उसको, क्यों शामिल कर लिया आपने भारतीय जनता पार्टी में? इन बातों का कौन जवाब देगा? और जनता इस बात का जवाब पूछ रही है। अब कमलनाथ जी ने काम नहीं किया तो जनता पूछ रही है कि 100 रुपए का बिल जो आता था, मैं तो तिवारी जी से कहता हूं आप अपने घर का ही देख लीजिए कि 15 महीने का बिल देख लीजिए और 7 महीने का बिजली का बिल होली चलाई है 25-25 हजार 50,000 किसान पूछ रहा है कि भाई मेरे 2 लाख रुपए के कर्जे का क्या हुआ? आप जाओ जाके मेरा कर्जा माफ कराओ, 1 लाख तक का तो कमलनाथ जी ने माफ किया था। तो ये जितने सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मिलना चाहिए। हम आपके यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? 25 लोग दूसरी पार्टी से आके चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन का कार्यकर्ता था वो सामने मुंह देख रहा है और वो उनकी जयकार करने को मजबूर है। तो ये कौन सा नया रंग है जो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पाए? ये कौन सा रंग है भारतीय? आप इधर उधर की न बात कर, आप थैला लिए घूम रहे थे, आप थैला लिए घूम रहे थे। जब राहुल लोधी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे खरीद रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको खरीद लिया। यही बात तो वो कह रहा था बार बार। वो तो आपके सामने कोई आप पर आरोप लगाए कि 50 करोड़ में मुझे खरीदा जा रहा है और फिर आप उसको अपने पास रख ले, तो मैं क्या समझूंगा कि आपने 50 करोड़ में खरीदा है उसको? और पार्टी के दबाव में दिए जाते हैं, आपको भी मालूम है सिद्दीकी जी। अरे पार्टी ये नैतिकता होती है, ये नैतिकता नहीं है, ये किसी जनप्रतिनिधि की ये नैतिकता नहीं है कि पार्टी के दबाव में मैंने जवाब बोल दिया। विधायक जो है, विधायक को पार्टी निष्कासित नहीं कर सकती। किसी विधायक की सदस्यता कोई भी राजनीतिक दल नहीं ले सकता। अगर हम चाहें कि हम किसी विधायक को हम चाहें कि उसको है ना कल से वो विधायक ना रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। विधानसभा की प्रक्रिया में न जाइए, आप न बात कर पाएंगे। विधानसभा में सदस्यता दल अगर मन कर ले और दल के साथ कोई गड़बड़ होगी
तो पार्टियां अपने विधानसभा के विधायक का सदस्यता ले सकती है। आप निलंबित कर दीजिए, किसी को निलंबित कर दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए, तो भी उसकी सदस्यता नहीं जाएगी जब तक कि वो व्हिप का उल्लंघन ना करे। मैं विधायक नहीं हूँ, आप सम्मानीय विधायक रहे हैं, मैं आपके बराबर संसदीय ज्ञान नहीं है मेरा, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है। क्या जब आप दल बदल करेंगे और यदि आप दल बदल विधेयक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप क्या चाहते थे कि वो कमलनाथ जी की आलस के कारण, कमलनाथ जी की निकम्मेपन के कारण, उनके नाकारापन के कारण और हमेशा के लिए अपनी राजनीति खत्म कर लेते, क्षेत्र की जनता से कट जाते। आपके सामने सवाल ये है हमारे एंकर महोदय का कि प्रिय बंधु, आप अपने विधायकों को संभाल क्यों नहीं पाए? इधर उधर की बात कर रहे हो, बिजली का बिल, अमका और डमका। तिवारी जी का दूध खिलाने से ममता नहीं पूरी होती। तिवारी जी, एक सवाल आपसे भी है कि जिस तरीके से कुछ में से जो विधायक आज आपके प्रत्याशी हैं, जो पूर्व विधायक थे, और ऐसे में अब वो ही कहते थे कि बीजेपी हमें खरीदना चाह रही, कई बार उनके इस तरीके के स्टेटमेंट आए, आज वो आपके पार्टी का हिस्सा है, प्रत्याशी है। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो कबूतर अपने आशियाने का ना हुआ वो आपकी डाल पे क्या बैठेगा? नहीं आदरणीय, मैं आपसे व्यक्तिगत कह रहा हूँ जी, क्या आपको ये खबर नहीं थी? अपने चैनलों ने ये नहीं चलाया कमलनाथ की सरकार जाने के पहले कि दिग्विजय सिंह 8 विधायक इस जेब में लेकर घूम रहे हैं, जीतू पटवारी 6 विधायक इस जेब में लेकर घूम रहे हैं, कमलनाथ जी ने सब मैनेज कर लिया है, कमलनाथ जी ने विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को एकदम हिसाब किताब लगा लिया है, सब उनके पास आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब उनकी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की नहीं थी, उन्होंने प्रदीप जायसवाल को अपने प्रथम मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई। तब तो किसी ने नहीं कहा कांग्रेस वाले ने कि कैडर बेस पार्टी, कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ विधायक धरे रह गए, और कमलनाथ जी ने बहुमत प्राप्त करने के बाद प्रदीप जायसवाल को कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी माइनिंग मिनिस्टर बनाया था। और इसलिए बंधु, बड़ी साफ साफ बात है कि उस वक्त जिसका स्वराज ने अभी सवेरे सवेरे वोट डालते समय चैनल में लिया है, उसने कहा है कि ये राजनीतिक बात है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये सच है कि इन चुनावों से जो धोखे की सरकार कांग्रेस की 15 महीने बनी, उसके कारण प्रदेश का भी, आम आवाम का भी भारी नुकसान हुआ, भारी राजनीतिक उठापटक हुई, और इसलिए जनता आज फैसला कर रही है कमल की बटन दबा करके कि स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, शिवराज की सरकार, काम करने वाली सरकार, कल्याणकारी योजनाओं को चलाने वाली सरकार, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हितैषी की अस्थायी सरकार चले, मजबूत सरकार चले। रोज रोज ये तिवारी जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। फिरोज जी, जिस तरीके से कैंपेन की बात करें, इसमें आपकी तरफ से जिस तरीके से कमलनाथ जी ने जो मोर्चा संभाल रखा था, वही हर जगह एक चेहरा थे और उन्होंने ही ज्यादा कमान संभाली। बीजेपी का प्रचार कैंपेन बहुत कर रहा है इन दिनों में, और बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान, कहा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान ने एक सीट पर 4-5 बार दौरा किया, या सभाएं की, या रैलियां की। ऐसे में कैंपेन में तो आप पिछड़े रहे। ऐसे में सिर्फ कमलनाथ जी ने पूरी मेहनत लगाई है। क्या लग रहा है कि कितना आप सफल हो पाए होंगे, या सिर्फ अभी दल बदल के मुद्दे की नाव पर ही कांग्रेस सवार है और डगमगाई तो क्या होगा? इसने कहा कि हमारा कैंपेन जो था, हमारे नेताओं ने कैंपेन नहीं किया। हर विधानसभा में 4-4, 5-5 सभाएं हुई हैं। कमलनाथ जी ने 2-2 सभाएं की हैं, अरुण यादव जी ने की हैं सभाएं, अजय सिंह जी ने की हैं सभाएं, जीतू पटवारी जी ने की हैं सभाएं, तो ये जितने आरिफ मसूद ने की हैं सभाएं, तो आरिफ मसूद जी ने भी की हैं। तो ये सारे स्टार कैंपेनर थे, उन्होंने सबने सभा की, और कांग्रेस का इस बार ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया था कि हमको डोर टू डोर मतदाताओं से चर्चा करनी है। ठीक है, और किया है हम लोगों ने चर्चा। इलेक्शन का भारतीय जनता पार्टी की हताशा तो ये थी कि उसने स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटवा दिया कमलनाथ जी को, लेकिन कमलनाथ जी अपनी बात पे टिके रहे और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है अभी। तिवारी जी, कर्मों के कारण चुनाव आयोग ने हटाया। तिवारी जी, कैंपेन करने का मतलब कहीं डर तो नहीं था इसके पीछे की वजह? नहीं, ये हमारी अपनी काम करने की स्टाइल, ये हमारे पार्टी की स्टाइल है, हमारे पार्टी की परंपरा है। हमारा आंदोलन हो, चाहे कार्यक्रम हो और चाहे चुनाव हो, उसको हम क्रमबद्ध लेते हैं। एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो दिल्ली में बैठे हो, चाहे वो भोपाल के हो, चाहे वो स्थानीय मतदान केंद्र के हो,
पूरा एक एक कार्यकर्ता अपने अपने माध्यम से पार्टी जो उसे काम सौंपती है उसे करती है। ये चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, आपने स्वयं देखा होगा भाई साहब, इन सारे चुनावों में भाजपा का अपना एक तौर तरीका है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा वाली बात कांग्रेस की तरह हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मतदान बूथ से लेकर के और भोपाल और दिल्ली तक एक भी नेता कांग्रेस का सक्रिय नहीं हुआ, पर हमारे नेताओं के बारे में दुनिया भर की फप्तियां कसी जाती रही शुरुआती दौर में। पर एक एक नेता ग्वालियर में, चंबल में, मध्य प्रदेश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं, एक एक नेता एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटा है। और जनता ने भी तय कर लिया है कि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में चला सकते हैं। कांग्रेस के बूते का काम नहीं है सरकार चलाना और जन कल्याण करना। ठीक है, मैं लौटूंगा तिवारी जी आपके पास और फिरोज जी आपके पास। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चुनावी दंगल में जो नेता मैदान में हैं, उनकी दिल की धड़कनें लगातार तेज हो रही हैं। एक एक मिनट गुजारना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वैसे ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक के नतीजे नहीं आ जाते। हालांकि सबसे ज्यादा टेंशन में वो नेता है जो शिवराज सरकार में मंत्री है। ऐसे में उनकी जीत उनकी मंत्री की कुर्सी को बरकरार रखेगी और हार से न सिर्फ उनकी कुर्सी छीनेगी बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। वैसे कांग्रेस ने दल बदल के मुद्दे को खूब भुनाने की भी कोशिश की। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी के 12 मंत्रियों की सियासी किस्मत दांव पर है। इसमें राज्य के 7 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। कुछ सीटों पर माना जा रहा है कि मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है, जहां कांटे की टक्कर होने की संभावना है। उसमें डबरा, सांभर, सुर्खी, पोहरी, ग्वालियर पूर्व और सदर, अनूपपुर, अशोकनगर समेत दर्जन भर सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने दल बदल, गद्दार, खुददार जैसे मुद्दों को खूब भुनाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने यहां मतदाताओं के मन में गद्दार और खुददार की बात को गहराई से उतारा है तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि कई सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस ने खुद दल बदल करने वाले नेता को अपना कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस ने दल बदल करने वाले जिन नेताओं को टिकट दिया है उनमें पारुल साहू, केएल अग्रवाल, सतीश सिकरवार, प्रेमचंद गुड्डू, हरिवल्लभ शुक्ला, प्रागीलाल जाटव जैसे बड़े नाम हैं। ऐसे में कांग्रेस का दल बदल वाला मुद्दा फीका भी साबित हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी उपचुनाव में दमदारी से जीत हासिल कर प्रदेश में अपनी सरकार कायम रख सकती है। खैर, दल बदल को मतदाताओं ने सही माना या गलत, ये तो कुछ घंटे बाद ही ईवीएम में कैद हो जाएगा और फिर 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो हर धुंधली तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जब तक परिणाम सामने नहीं आते तब तक दोनों दलों के प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें तेज रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इन 28 विधानसभा सीटों में जो चुनाव हो रहे हैं उनकी स्थिति क्या होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं। कुछ सीटों पर जरूर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बेसिकली कुछ जो ज्यादातर सीटें हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो पैनल में जुड़े हुए हैं वो शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी, एक सवाल है कि जैसा कि अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि कितने सीटें आप जीतेंगे तो आप 28 ही कहेंगे, वही बीजेपी का भी आंसर होगा। अगर सिचुएशन ऐसी नहीं बनती है तो बीजेपी के लिए यह आंकड़ा पार करना बहुत ज्यादा आसान है, आपके लिए बहुत मुश्किल। 28 के 28 सीटें आपको चाहिए। ऐसे में अगर आंकड़ा बीच में बैठा या तो थोड़ा अंतर रहा 18-19 का, तो ऐसे में कांग्रेस क्या जो बीजेपी ने हथकंडा अपनाया तो वही अपनाएगी या कैसे सरकार बनाएगी? देखिए, हम लोग कभी भी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते। ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती। हमारे पास तो 2 विधायक आ ही गए थे भारतीय जनता पार्टी के, दोनों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। तब आपको उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। हमको किसी की जरूरत नहीं है ना। हमारे जो कांग्रेस की ये रीति नीति नहीं रही कि हम इधर खरीदे उधर सरकार बना ली। भारतीय जनता पार्टी तो हर राज्य में यही कर रही है। चाहे आप कर्नाटक की बात करें, अब राजस्थान में भी उन्होंने शुरू किया, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया, अभी सुन रहे हैं कि झारखंड में एक नया
काम शुरू करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ये इन्हीं का काम है। कांग्रेस ने ये कहीं पूरे आज तक के इतिहास में ये काम नहीं किया, क्योंकि हम 135 साल पुरानी पार्टी है। हमारा एक सिद्धांत है, जरूरी नहीं है कि आप सत्ता पक्ष में ही रह के जनता की सेवा करें, आप विपक्ष में रह के भी जनता की सेवा कर सकते हैं, और वो हमने किया है हमेशा विपक्ष रह के। तो हमारा जो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट है कि जो जनता का जनादेश होगा, लेकिन हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता इस बात को, लोकतंत्र की हत्या, कमलनाथ जी को पूरे 5 साल जनता मौका देना चाहती है, और ये मुद्दे हैं चुनाव के। कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी तो बता ही नहीं पाएगी उसको करना क्या है, करेगी क्या वो, ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बता पाई। आप देखिए कभी वो आखिरी में ले आए कि कैंपेन में कुत्ता, फिर आखिरी में ले आए वो खुद ही उन्हीं के कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस के लिए वोट मांगने लगे, कभी कोई दूसरा नैरेटिव, कभी तीसरा नैरेटिव। सभी चीजों में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई कि उसने 7 महीने में जो उसने 2018 में दृष्टि पत्र दिया था, वो रोजगार के लिए क्या करेगी, वो किसानों के लिए क्या करने वाली है, वो मजदूरों के लिए क्या करने वाली है, कोरोना के लिए क्या करने वाली है। हाँ, वो जरूर वैक्सीन लेके आए कि वैक्सीन फ्री देंगे। अरे जो टेस्टिंग फ्री नहीं कर पाए, जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को फ्री नहीं कर पाए, जो मजदूरों की ट्रेन का किराया नहीं दे पाए, मजदूरों को घर नहीं भिजवा पाए, वो लोग क्या वैक्सीन देंगे जो कि अभी आई नहीं है उसके लिए। और वैक्सीन जो है वो हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। सरकार किसी को अपने घोषणा पत्र में कहने की क्या आवश्यकता है, तो मिलेगी ही। और हमेशा से जितनी भी बीमारियां रही हो, जितनी भी सरकारें रही हो, सबने वैक्सीन फ्री दी है। सिद्दीकी जी, आपके कुछ सवालों के जवाब उत्सुक हैं काफी देने के लिए। तिवारी जी बार बार आप बोलना चाह रहे हैं। जी तिवारी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने बढ़िया विश्लेषण किया, करने की कोशिश की कि आपने कहा कि कांग्रेस ने भी बीजेपी और बीएसपी के लोगों को दल बदल करा करके प्रत्याशी बनाया है, और कमोवेश ग्वालियर में कांग्रेस के पास इस पूरे चुनाव में एक ही बात रही। पर एक बात मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, इसका भी विश्लेषण करें। चंबल और ग्वालियर का पानी गद्दार पानी नहीं है, मक्कार पानी नहीं है। गद्दार कहना ये स्वार्थ की भाषा है कांग्रेस के मित्रों द्वारा। एक्चुअल में चंबल और ग्वालियर बागी एरिया है। वहां जो है अगर उसकी शान, उसके सम्मान, उसकी जुबान के विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र करके और कोई उनके साथ गलत करे, उनकी उपेक्षा करे, उनको अपमानित करे, उनसे मिलना उचित न समझे, जिस जनता ने उन्हें वोट करके चुन करके भेजा, उस जनता के वो काम न करा पाए, वो खुददार लोग हैं और बागी लोग हैं। ये वो एरिया है जहां जयप्रकाश नारायण जी ने बागियों से बंदूक रखवा दी थी। आप समझिए, एक नारा और है जो चंबल और रीवा संभाग का है, रीवा संभाग का भी है, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग का भी है। मैं ग्वालियर जेल में भी रहा हूं इमरजेंसी में। एक नारा है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आप अपने कमियों को छुपाने के लिए अपने नेता कमलनाथ की मैंने नाकारापन को छुपाने के लिए उन्हें गद्दार कह रहे हैं। जिस गांव में वो रहते हैं, जिस एरिया में उनने जन्म लिया है प्रत्याशियों ने, अपने क्षेत्र में वो काम कर रहे हो और वहां उनके घर में जाके आप उन्हें गद्दार कह रहे हो। और जबकि आपकी मक्कारी, आपके नेता की निकम्मापन और उस सब के कारण मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे उत्तर दिलवा दे किसी कांग्रेस के नेता से। जी। ये जो टिकटें बंटती हैं, ये टिकटें बढ़ती, आप भी सुनते हो भाई साहब, हम सब भी सुनते हैं कि फलाने नेता की इतनी टिकट, हमारे रीवा संभाग में ये फलाने नेता है तो इनके कहने पर इतनी टिकट, ग्वालियर में इतनी टिकट, फलाने में इतनी टिकट। इनकी जितनी टिकटें बढ़ती हैं, कुछ की बात छोड़ दो अगर, तो सारी टिकटें किसी न किसी नेता के कोटे की होती हैं, किसी न किसी नेता के सिफारिश की होती हैं, और वो नेता वरिष्ठ नेता होते हैं, वो दिल्ली में अपनी धमक चमक रखते हैं। आज उन नेताओं का गिरेबान क्यों नहीं पकड़ रहा है कमल? क्यों नहीं सिद्दीकी जी उनसे पूछ रहे कि टिकट तो अरुण यादव तुमने दिलवाई, टिकट तो कमलनाथ जी आपने बांटी, टिकट तो गोविंद सिंह ने दिलवाई, टिकट तो अन्य लोगों ने दिलवाई जो कांग्रेस में थे, दिग्विजय सिंह जी ने दिलवाई। आखिर क्या वजह है
ये नेता टिकट दिलवाने की तरफ है, उनको अपना हमने वाला, हम काला, हम सफर, हम राज मान रहे थे, उनको अपना वफादार कार्यकर्ता मान रहे थे, सबसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता मान रहे थे, और उनके टिकट दिलवाने में उनका श्रेय रहा। जिसके कोटे से जिसकी टिकट गई है उसका हिसाब ये क्यों नहीं करना चाहते हैं? इधर उधर की बात करके झारखंड हो, नागालैंड हो, मणिपुर वोट पड़ रहे हैं। आपने उनको उनके गांव में जाके गद्दार कहा है? कभी आपने सोचा कि हम इनको गांव में जाकर के इनके गद्दार कह रहे हैं, जबकि इनकी स्थिति ये थी कि एक नाली नहीं बनवा पाए, एक छोटी सी सड़क नहीं बनवा पाए, एक जगह कहीं हैंडपंप नहीं करा पाए, और बेचारे भटकते रहे। एक आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया भाई साहब कि आप गद्दार कह दो। 28 लोग हो गए अभी भी जेब में इस्तीफे लिए घूम रहे कांग्रेस के विधायक। वजह यह है कि वो अपने क्षेत्र में दोबारा घुस नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस से चपके रहे, कांग्रेस से और कमलनाथ से यदि उनका जुड़ाव रहा, तो वो दोबारा क्षेत्र में जा नहीं पाते, और इसलिए उन्हें बेचैनी में, हताशा में, पीड़ा में, और देखिए चुनाव जीतता कैसे आदमी ये वही जानेगा जो चुनाव लड़ता। चलिए समय, लेकिन तिवारी जी अब जो प्रत्याशी कल तक कांग्रेस के थे, आज वो अपने में आ गए, तो काफी दर्द आपको फील होने लगा? काफी हम परिवार बढ़ा रहे हैं, परिवार हमारा बढ़ रहा है, तो हम कोई भजन मंडली नहीं चला रहे। यदि अपनी स्वेच्छा से हमारी विचारधारा के लिए हमारे यहाँ कोई आ रहा है, हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, बनाएंगे, चलाएंगे 3 साल तक लगातार हम प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाएंगे। 15 महीने में जो मध्य प्रदेश के अंदर विकास अवरुद्ध हुआ है, जन कल्याणकारी योजनाओं को जिस तरह कमलनाथ ने बंद किया है, उन्हें हम सबको चालू कर चुके हैं। ये चुनाव की तिथि हो जाए, इसके बाद प्रदेश के अंदर देखिएगा युवराज जी का राजरथ जनपद से गुजरते हुए आम आदमी की झोपड़ी में गरीब। तिवारी जी अब आप विकास करेंगे। बाकी पिछले सालों में विकास अगर हुआ होता तो शायद चंबल संभाग में सुपड़ा साफ नहीं हुआ होता, लगभग सुपड़ा साफ नहीं किया था कांग्रेस। बिल्कुल चर्चा करेंगे तिवारी जी, बिल्कुल चर्चा करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद बिल्कुल लौटूंगा। तब तक संग्राम।